Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Acha, now today we will be discussing about paper 2. Okay, actually the problem is my iPad is not charged and I am recording it on a very short note. So I'll just try to solve out each of the question from your relevant topics. ठीक है. सो P2 मैथमेटिक्स क्लास 10 मैं इसको आपको GCR पे भी अपलोड कर दूँगा. किसके लिए? इसकी जो है वो PDF फाइल जो है मैं GCR पे अपलोड कर दूँगा. एंड ये वीडियो भी जो है वो मेरी कोशिश होगी कि उस पर अपलोड हो जाए. एंड अवॉइड मी द नॉइसेस बिकॉज मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ. सो इसीलिए वन मोर थिंग कि चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं. सबसे पहला टॉपिक्स आ रहा है हमारे पास ग्राफ ऑफ फंक्शंस. रिमेंबर दो थिंग्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट राइट नाउ. ठीक है. ग्राफ ऑफ फंक्शंस जो है ग्राफ ऑफ फंक्शंस में हमारे पास स्केचिंग ऑफ कर्व्स जो है वो हम देख चुके हैं किस में आ चुका है. स्केचिंग ऑफ कर्व्स आप लोग सबको पता है किस में आ चुका है, पेपर 1 में आ चुका है. तो और आइडेंटिफिकेशन भी पेपर 1 में आ चुकी है. तो जो चीज़ वंस इन पेपर 1 आ जाती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली इन पेपर 2. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, बट आप इसको देखेंगे ज़रूर. ठीक है. तो ये P1 में ये सारी चीज़ें आ सकती है. तो अब ग्राफ ऑफ फंक्शंस का कौन सा सवाल आ सकता है सर P2 में आ सकता है आपके पास ग्राफ ऑफ फंक्शंस का टेबल वाला क्वेश्चन. टेबल क्वेश्चन कैसा होता था? टेबल क्वेश्चन हम अभी एक क्वेश्चन करते हैं उस तरीके से. उसमें आपके पास क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाने को आ सकता है या आपके पास क्यूबिक ग्राफ बनाने को आ सकता है. ठीक है. फिर ग्राफ से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट. ठीक है. ये सारी चीज़ें फिर टेंजेंट से आप जो है वो एक लाइन ड्रॉ करते हो, एक अलग लाइन की इक्वेशन दी होती है उसको ड्रॉ करते हो ग्राफ पे. ये सारी चीज़ें आपके सवाल में आती हैं और फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो. तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं, ग्राफ ऑफ फंक्शंस. ठीक है. आई गेस दिस इज वन. ठीक है. नाउ इफ दिस विल बी द क्वेश्चन. नो, विल पिक सम डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन ताकि हमें जो है वो हम जब उसको कर लें तो हमारे पास सारी चीज़ों से तकरीबन चीज़ें हाईलाइट हो जाए. अच्छा, नाउ यू कैन क्लियरली सी. ठीक है. दिस इज़ द क्वेश्चन. ठीक है. इसमें जो है वो आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीटेड है. क्या है? आपका टेबल उसने पहले से बना के दिया हुआ है. इन केस वो कह रहा है एक्स और वाइज आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन दिस. इन केस अगर आपका ग्राफ उसने नहीं बना के, मतलब उसमें एक टेबल अगर एक्स की वैल्यू दी हुई होती, वाई की वैल्यू नहीं की दी हुई होती, तो आप क्या करते हैं? आप वाई की वैल्यू निकाल लेते. कैसे निकालते हैं? एक्स की जगह 0.25 पुट करके. फॉर एग्जांपल 0.25 बताया हुआ था और उसके अगेंस्ट वाई नहीं बताया हुआ था, तो आप इस तरीके से पुट करते हैं. और दिस इज पेपर 2, यू हैव योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड, तो आप वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. बट राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन विद द होल टेबल. तो आपने सबसे पहले प्लॉटिंग करनी है. अभी मैं आपके साथ ही प्लॉटिंग कर रहा हूँ. ठीक है. 0.25. अच्छा, पहले तो देखो बॉक्सेस कितने बॉक्सेस है सर? स्मॉल बॉक्सेस है 10. और मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ? 1 से 2 तक. तो मेरा एक बॉक्स कितने का होगा? 0.1 का होगा. रिमेंबर वन थिंग. ठीक है. वाई एक्सेस पे कितने बॉक्सेस है? 10 बॉक्सेस ही है स्मॉल. लेकिन कहाँ तक जा रहा हूँ? 2 तक जा रहा हूँ. तो मेरा एक स्मॉल बॉक्स कितने का होगा? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इस तरीके. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि एक स्मॉल बॉक्स कितने का है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे. जब हमने ये पता कर लिया, हमने स्केल पता कर लिया, अब हम प्लॉटिंग करेंगे. 0.25 9.5 पे है, एक्स 0.25 और वाई 9.5 माइनस 9.5. तो एक्स 0.25 एक्स का ये रहा. और वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है? 0.25 पॉजिटिव है. और वो क्या कह रहा है? -9.5. तो इट विल बी समवेयर है. ठीक है. और सेकंड इज 0.5 पे -4, 0.5 पे -4, 0.5. एक मिनट, सॉरी 0.5 पे -4, इट विल बी somewhere here. If I'm not mistaken, this will be 1, this will be 2. Okay. Now coming on towards 0.75 पे 1.8, 0.75. Let's suppose 0.75 कहीं इधर होगा और वो कह रहा है कितना? -1.8. So -1.8 will be somewhere here. Okay, okay. And the third one is 1 पे -0.5, 1 पे -0.5. तो 1 पे -0.5 will be somewhere here. ठीक है. रेड से मैं मार्क करता जा रहा हूँ. ठीक है. देन 1.25 पे 0.5, तो 1.25 यहाँ होगा और 0.5 कहाँ होगा? यहाँ होगा.
ठीक है, बिकॉज दिस विल बी 1। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास 1.5 पे 1.3, सो 1.5 पे हम जाएंगे एंड 1.3 का ग्राफ बनाएंगे। दिस इज़ 1.5 एंड 1.3, 1.3, 1.3 विल बी समवेयर हियर, ठीक है। एंड 1.75 पे 2.1, सो 1.75 पे इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है, इतना सब देखने की ज़रूरत नहीं है। 1.75 पे क्या देख रहे हैं हम, 2.1। आई रिकमेंड टू सेव योर टाइम नॉट टू, ठीक है, इंडल्ज इन अ सिचुएशन। 2 पे 2.8, सो 2 पे 2.8 विल बी समवेयर हियर, ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है, एंड ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपका ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब आपका ग्राफ कैसे भी बन सकता है, बट बी विजिलेंट जब आप अपना ग्राफ बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप ग्राफ किस तरीके से बन ठीक है, आपके पॉइंट्स सही होने चाहिए, आपके पॉइंट्स पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपका ग्राफ जैसा बन रहा है आप वैसा बनाएं दूसरों के ग्राफ्स में झांकने से बेहतर है आप इस तरीके से अपना ग्राफ बना लें अब आपके पास वो कह रहा है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 0.5 एंड 0.75 एंड -1.8। अब 0.75 पे वो कह रहा है कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। 0.75 कहाँ हो गया सर, x 0.75 पे हम वो ड्रॉ करें, x 0.75 पे हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। तो x 0.75 कहाँ है सर, x 0.75 यहाँ है और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये है कि ये आपके कर्व को यहाँ से बस कट करता हुआ चला जाए, ठीक है। तो ये कहाँ कट कर रहा है सर, अब आप अपना टेंजेंट देखो तो एक तो यहाँ पे कट कर रहा है -1.8 पे, तो एक पॉइंट तो क्या ले लिया आपने 0.75 और 1.8 -1.8, और दूसरा आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट पिक कर लो फॉर एग्जांपल तो ये हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 1.4 और यहाँ पर आ रहा है 1.25, 1.4 पे 1.25 पे 1.4। अब आपने 2 पॉइंट्स पिक करे, ये 2 पॉइंट्स को उठा के आप नीचे अपने कॉलम में लेके जाओगे और यहाँ पर अपना ग्रेडियंट निकालोगे कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए आपको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला याद रखना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है। लोग x2 - x1 अपॉन y2 - y1 कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो y2 -1.8 -1.4 डिवाइडेड बाय 0.75 -1.25। अब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा समथिंग -3.2 और ये आ जाएगा आपके पास -0.5, माइनस माइनस कैंसिल, और फिर आप जो है वो वैल्यू 32.5 या जो भी आ रही है आपकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, सही। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है द लाइन टू y = 2 - x इंटरसेक्ट्स द कर्व दिस एट पॉइंट P। वो कह रहा है आपका ये वाली लाइन जो है वो कर्व को कट करती है दिस पे। उसने कहा ऑन द ग्रिड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस y = 2 - x। तो जब अगर वो ऐसे कोई भी लाइन की इक्वेशन दे और ड्रॉ करने को कहे ना, तो आप अपना एक ऐसे ही उस जगह पर एक टेबल बनाए, उसमें x और y लिखें, x 3 वैल्यूज़ ले लें, 1 2 0 1 एंड 2, ये x की वैल्यूज़ ले लें। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y क्या आएगा, 2 - 0 2। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 - 1 1, और x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 - 2 0, तो 2 1 0। तो 0 पे क्या आ रही है, x 0 पे y आ रहा है 2। मैं इसको ज़रा ब्लू से बना लेता हूँ, x 0 पे y क्या आ रहा है 2, ठीक है। x 1 पे y क्या आ रहा है 1, सॉरी मैंने x 0 पे y आ रहा है 2, x 1 पे y क्या आ रहा है 1, ठीक है, और x 2 पे y क्या आ रहा है 0। दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन। एंड वो क्या कह रहा है कि पॉइंट P पे कट कर रही है, तो पॉइंट P कहाँ है सर, ये पॉइंट P है, यहाँ पर कट कर रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 1.26 हो जाएगा ग्राफ का। तो हम कहेंगे कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1.26 होगा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो 1.26 हो गया x, और y क्या होगा, y भी रीड कर लो कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर आके आप अपने y को रीड करोगे तो आपका y आ रहा है यहाँ कहीं, तो आप लिख सकते हो 0.2 0.4 0.5 0.6 भी लिख सकते हो, 0.7 भी लिख सकते हो, 0.8 भी लिख सकते हो। तो मैं 0.7 लिख रहा हूँ, तो ये मेरे P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब x और y की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, फाइंड B एंड C। अब आपने ना B एंड C की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको इस फॉर्म में बनानी है। तो आप कोई भी ऐसा कुछ भी दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, आप अपनी इक्वेशन को उठाओगे, लाइन की इक्वेशन को,
और कर्व की इक्वेशन को बगैर सोचे समझे उठाओ और उसको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, या y तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, y की जगह मैंने ये पूरा पुट कर दिया, -5/2x। अब क्या करूँगा, ये x वाली टर्म्स को एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 5/2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस और 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और ये आ जाएगा 2x, ये भी आ जाएगा 4x हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, क्योंकि एलसीएम है 1 मल्टीप्लाई बाई 2x, तो ये भी 2 2 जा 4x हो जाएगा प्लस 5, और ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर 4x प्लस 5। अब ये 4x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या देखो, इस फॉर्म में बन गई ये इक्वेशन 6x स्क्वायर वाली फॉर्म में। b क्या है -4 और c क्या है -5। साइन के साथ लिखना, चाहे प्लस का साइन हो, नेगेटिव का साइन हो, साइन के साथ लिखना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है ना वो क्वेश्चन आता है नॉर्मली पेपर में, तो इस तरीके से आपने करना है। इसके अलावा इसमें एक और पार्ट आ सकता है, वो कह सकता है कि भाई आपकी इक्वेशन को इक्वेट कर दो 0 से, तो 0 से अगर इक्वेट हुई भी हो तो इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करने का मतलब है y इक्वल टू 0 की एक लाइन बना दो और बता दो भैया x क्या आ रहा है, यहाँ पर x क्या आ रहा है लिख दो, ये बता दो। इस तरीके से भी एक सवाल आ सकता है। तो बस ये आपकी पूरा ओवरऑल एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, जिस क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर्ड हुई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया, फंक्शंस को भी देख लेते हैं। सॉरी, फंक्शंस भी हमारा बहुत एक मेजर चंग रखता है। फंक्शंस का तो मैं एक ऐसे ही सवाल करा रहा हूँ रैंडमली। तो फंक्शन का सवाल कैसे आता है, तो फंक्शन में आपको फॉर एग्जांपल f ऑफ x दिया हुआ है 2x माइनस 7/3 और g ऑफ x दिया हुआ है 3x प्लस 5। गौर से देखना, ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कहता है आप फाइंड f3 मतलब x की जगह 3 डालना है f के अंदर। तो f के अंदर x की जगह जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 3 डाल दो। पार्ट 1 है, सारे पार्ट कराऊंगा मैं। ठीक है, तो गौर से देखना, 2 3 जा 6 माइनस 7/3 -1/3। ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आई, मतलब f ऑफ 3 पे क्या आ रहा है -1/3। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड g ऑफ x इक्वल्स टू 5। अब ये देखो गौर से, अब ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पेपर 1 में ये गलती करी है। पता नहीं क्या हो जाता है आप लोग को, इतनी जज्बाती हो या पढ़ते नहीं हो सवाल को। ये देखो ज़रा, g ऑफ x गिवन है 3x प्लस 5, तो g ऑफ x इज़ गिवन यू 3x प्लस 5। वो कह रहा है पूरे g ऑफ x को इक्वेट कर दो 5 से, मतलब ये g ऑफ x की जगह यहाँ 5 आएगा। आप लोग x के अंदर 5 क्यों पुट कर रहे हो भाई, जब x के अंदर जब पुट होगा जब या तो वो x का है या फिर ये ब्रैकेट के अंदर लिख के थे, यहाँ लिखा हुआ है ना इक्वल्स टू, तो इसको इक्वेट करो। अब 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, तो 5 माइनस 5 0 और 0 डिवाइड बाई 3 0, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई 0। तो when you are given with this type of a question you have to find out the value of x, and when you are given with this type of question you have to find out the value of f of x। ठीक है, तो रिमेंबर दिस 2 पार्ट्स, ये बहुत मुश्किल से मतलब बच्चों को समझ आता है। फिर आता है हमारे पास इन्वर्स, f इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, अब f इन्वर्स ऑफ x का मतलब क्या है कि आपने इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स क्या है आपके पास, ये रहा। पहले तो नॉर्मल फंक्शन लिख लो, नॉर्मल फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स 2x माइनस 7/3। अब वो क्या कह रहा है, आप सबसे पहले क्या करो, y इक्वल्स टू, इसको y से रिप्लेस कर दो और क्या करो सब्जेक्ट बनाओ। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम, y को, x को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो 3 यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा +7। एक तो सब्जेक्ट बनाना नहीं आता आज तक, 2x और x 2 से मल्टीप्लाई, x के साथ चीज़ें क्या हो रही है वो उसके उलट होती है। माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस होगा, डिवाइड कर देता हूँ वहाँ जाके। पता नहीं क्या है इतना आप लोग को मतलब दिख रहा होता है कि डिवाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये कहानी अब यहाँ पर ये वाली कहानी हुई कि हमारे पास किस तरीके से हम कर रहे हैं, इस तरीके से कि हमारे पास जब भी आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी तो मतलब जब भी इन्वर्स आएगा तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, अब आपके पास एफ इन्वर्स ऑफ एक्स लिखने का तरीका क्या है कि वाई जहाँ जहाँ वाई लिखा है वहाँ क्या लिख दो 3x + 7/2। ठीक है, ये आपके पास हो गया फाइनल इन्वर्स। अब ये इन्वर्स हो गया, दैट्स इट। इन्वर्स इस तरीके से निकलता है। सेकेंडली आपसे वो कंपोजिट फंक्शन कह सकता है, वो कंपोजिट फंक्शन में क्या कह सकता है कि एफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करो। तो एफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह जी पुट कर दो। तो
एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह जी पुट कर दो, तो 2g क्या है 3x माइनस 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 3, ऐसा ही एफ जी ऑफ एक्स। अब आप सॉल्व कर लो, तो 3 6 एक्स, 2 5 10 और 7 और 3, तो 6x माइनस 7 और 10 माइनस 17 अपॉन 3। अब इसको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कैंसिल हो रहा होगा तो सारे नंबर्स होंगे, वरना नहीं हो रहे होंगे तो कोई भी नहीं होगा। तो ये 6x माइनस 17 अपॉन 3 विल बी योर फाइनल आंसर। इसके अलावा क्या आ सकता है, इसके अलावा वो आ सकता है, उसके अलावा वो कह सकता है एफ, वो कह सकता है शो दैट, वो कह सकता है शो दैट P2 है ना, जी एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब आपको इस फॉर्म में बताना है जी एफ ऑफ एक्स को। तो जी एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जी एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि जी के अंदर एफ की जगह, जी के अंदर एक्स की जगह एफ को डालना है। तो जी के अंदर एक्स की जगह एफ को पुट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह 2x माइनस 7 अपॉन 3 पुट करेंगे, 3x प्लस 5 है ना, ठीक है, 3x की जगह 2x माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6, पहले सामने मल्टीप्लाई कर लिया करो, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर दो। कैसे कैंसिलेशन, 3 1 3 3 1 3, अब क्या बचा 2x माइनस 7 प्लस 5, माइनस 7 प्लस 5 क्या हो गया -2, तो 2x माइनस 2। अब ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, तो अब अगर मैं ए और बी पूछूँ आपसे, तो ए क्या हो जाएगा सर 2, और अगर बी पूछे तो बी क्या हो जाएगा सर -2, साइन के साथ लिखते हैं। तो इस तरीके से भी एक आधा सवाल आ सकता है। अभी इसको रिवाइंड करके देख लेना, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो ये फंक्शंस का आपके पास एक फुल फ्लैज क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन को इसी तरीके से आ सकता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग में आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, जब आपके पास तीनों साइड्स का सवाल हो, 2 साइडें गिवन हो, एक साइड नहीं गिवन हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, सुनते जाओ और दो से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कब लगते हैं, जब एक साइड गिवन हो और एंगल की बहुत डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, तो ट्रिग रेशियोज़ लगते हैं। ट्रिग रेशियोज़ कौन से कब लगते हैं, जब आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेटेड क्वेश्चन हो तो साइन लगता है। इसी तरीके से जब आपके पास कॉस लगेगा, जब आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, और जब आपके पास परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तब आपके पास लगता है tan थीटा। ठीक है, तो दीज 3 आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इसके अलावा बेयरिंग क्या होती है, बेयरिंग क्या चीज़ है सर, बेयरिंग ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बेयरिंग को देखा करो कि जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसका नॉट देखोगे, ए लिखा है तो ए का नॉट, बी लिखा है बी का नॉट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हम बात करें तो सर हमारे पास आता है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपके पास, जब भी मतलब जब भी आपके पास इस तरीके से ट्राइंगल गिवन हो और उसमें एक पेयर ऑफ साइड कंप्लीट हो, पेयर ऑफ साइड मतलब ए एंगल भी गिवन है और ए की साइड भी गिवन है, बी एंगल गिवन है लेकिन बी की साइड नहीं पता। ठीक है, एक बी एंगल गिवन है लेकिन बी की साइड नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप साइन रूल लगाओगे। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि फॉर एग्जांपल ए अपॉन साइन ए इज़ इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। ठीक है, साइन ए को साइन ए के एंगल के नीचे रखो, बी को साइन बी के एंगल के नीचे रखो। ये आपको क्या कौन कहता है, साइन रूल कहता है। ठीक है, फिर कोसाइन रूल की बात करें तो कोसाइन रूल की बात करें तो कोसाइन रूल कब लगता है, जब आपके पास दोनों में से कोई भी कंप्लीट पेयर ना हो। मतलब ये वाली एंगल है तो ये साइड अननोन है। ठीक है, ये वाली साइड है फॉर एग्ज़ाम्पल बी, तो ये वाला एंगल अननोन है। ये वाली साइड है तो ये वाली साइड है तो ये वाला एंगल अननोन है। इसी तरीके से ये वाली साइड है तो ये वाला एंगल भी अननोन है। अब वो फॉर एग्जांपल आपसे वो ये वाला एंगल पूछता है तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, इसके सामने वाली साइड ये है। तो आप कोसाइन रूल कैसे लगाते हो, आप बाकी दो साइडों को लोगे और इसके सामने लेंगे, तो मोस्टली वो ये वाली साइड पूछेगा आपसे। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये वाली साइड नहीं पता है, -2bc मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। इसी तरीके से ये साइड का है और एंगल का लगाना होगा, तो एंगल का क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc अपॉन,
सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, एक मिनट। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, ठीक है, दिस विल बी द एंगल फार्मूला। और इसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला यूज़ होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अगर राइट एंगल होगा, राइट एंगल 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर सादा वाला होगा तो इसमें 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, सही है। इसी तरीके से आपके पास अगर वो कहे कि बेयरिंग हो गया, ये हो गया, इसके अलावा आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, एक स्पीड टाइम ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक ट्रिग्नोमेट्री विद फिंगर्स का करा देता हूँ सवाल, ताकि आप लोग के जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज नॉट कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ द क्वेश्चन, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो आपने उससे इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और बेयरिंग मिलाकर है इस सवाल में, तो गौर से देखना, ठीक है। उसने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, सही है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द बेयरिंग ऑफ एच फ्रॉम ए। डायरेक्ट मैं सवाल पे उतर गया हूँ। एच फ्रॉम ए का ए बताना है, मतलब किसका नॉर्थ देखोगे, ए का नॉर्थ, तो ए का नॉर्थ बनाओगे आप। पहले एक्सटेंडेड नॉर्थ बनाया करो ताकि नॉर्थ और साउथ दोनों दिख रहा हो, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, हमने एच तक जाना है। तो ए के नॉर्थ से वो कह रहा है, ए के नॉर्थ से कह रहा है एच, मतलब ये पूरा एंगल चाहिए। ए के नॉर्थ से क्या कह रहा है, एच तक, तो ये पूरा एंगल चाहिए, सही है। ऐसे ही बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अब ये वाला एंगल पता करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा कितना है, 180 का है। अगर किसी तरीके से हमें ये एंगल पता चल जाता है 180 में, ये प्लस करेंगे हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब सर हम किस तरीके से एंगल निकाल सकते हैं, सही है। अब ज़रा गौर से देखो सवाल और देखो कोई वे आउट है जिस तरीके से आप एंगल को कैलकुलेट कर सको या करें ना चाहो तो अगर आप गौर से देखो तो ये अगर 42 है तो ये भी क्या होगा, 42। तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 180। और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, 42। 180 में 42 प्लस करो, आपके पास क्या आएगा, 222, और ये हो जाएगा आपके पास एंगल, सही है। ओके हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 222 विल बी द एंगल। मैं ये सारी वर्किंग को भी हटा रहा हूँ ताकि आप 222 एल फ्रॉम ए की बात कर रहा है। तो एल फ्रॉम ए का मतलब क्या है कि ए के नॉर्थ से अब कहाँ तक जाना है, वापस ए का नॉर्थ बनाएंगे हम, ठीक है। ए का नॉर्थ बनाएंगे और एल तक जाएंगे, मतलब यहाँ तक। तो अब क्या है, अब सर हमें पता है कि ये 42 है, क्या हम 115 में से 42 माइनस करते तो हमें ये पता चल जाएगा। और अगर ये पता चलेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आओ